अभी अभी मोटा भाई का फोन आया था और मोटा भाई कह रहे थे कि अब तू ये क्या नया कर रहा है। मैंने कहा मैं समझा नहीं। मोटा भाई कहते हैं कि सुनने में आया कि ट्रेजरी कंसल्टिंग अब एक सॉफ्टवेयर कंपनी की तरफ मूव कर रही है। मैंने कहा मोटा भाई हमें तो बैंक ही बनना है। आप एक बात बताओ, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, स्टैंडर्ड चार्टेड, एचएसबीसी, क्या ये लोग सॉफ्टवेयर अपने नहीं हैं? इन्हें प्रॉप सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इनके पास खुद के प्रॉप वैल्यूएशन इंजन हैं। 90% लोगों को प्रॉप वैल्यूएशन इंजन पहली बार सुनाई दिया होगा कि इस नाम की भी कोई चीज होती है। क्या ना, जो सर्टिफिकेशन कोर्स हम देते हैं वो अकबर बादशाह बना के गए थे। अकबर बादशाह से वो सर्टिफिकेशन कोर्स जहांगीर पे गए। जहांगीर से वो क्या नाम था हमारे भाई साहब, उसके पास गए। उससे आगे 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 अब अभी तक वही सर्टिफिकेशन कोर्स चल रहे हैं। तो हमें प्रॉप वैल्यूएशन इंजन का कैसे पता होगा? तभी तो मैं बोलता हूं कि एक यूएस बैंक की बैलेंस शीट, एक की बैलेंस शीट पूरी इंडियन बैंकिंग सिस्टम की बैलेंस शीट से बड़ी है। लेकिन एक इंडियन बैंक का शेयर प्राइस सारे यूएस बैंक के शेयर प्राइस से ज्यादा है। यह भी एक रियलिटी है। और अगर यूएस बैंक्स इंडिया में ऑपरेट करते तो शायद उनको भी समझ में आ जाता कि शेयर प्राइस कैसे मैनेज किया जाता। तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग सीए के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें आई थिंक उनका शुरू में सीपीटी होता है, फिर इंटर्नशिप होता है, फिर आई थिंक आईपीसीसी होता है, फिर ग्रुप 1 ग्रुप 2 ऐसे करके कुछ ना कुछ स्टेजेस होती हैं। उनके बाद एक मुझे ब्यूटीफुल एक्रोनियम मिलता है सीए। मेरे को हमेशा बता के दुख होता है कि एमबीए वालों को क्यों नहीं मिलता आगे एमबीए लिखने के लिए। भाई साहब सीए सीए लिख रहा है, सीए सीएस लिख रहा है, कंपनी सेक्रेटरी सीए में लिख रहा है, डॉक्टर डॉक्टर लिख रहा है। एमबीए वाले को भी तो कुछ लिखने दो आगे, या उसको उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रूल ऑफ ब्रिटिशर्स, डिवाइड एंड रूल। एमबीए वाले तो खुद ही आपस में लड़ रहे हैं। तो जो खुद ही आपस में लड़ रहे हैं तो उनका भविष्य क्या होगा? घबराना नहीं है, हम एक फॉर्म बनाएंगे बहुत जल्दी, बिल्कुल नहीं घबराना। तो हेज अकाउंटिंग, जो जितने सारे मिलियंस ऑफ सीए बच्चे हेज अकाउंटिंग की तरफ जाते हैं, ये सीए का एग्जाम करते हैं या फिर अपनी पढ़ाई करते हैं सीपीटी की, आईपीसीसी की, ग्रुप 1 ग्रुप 2 की, उस पूरी जो 5 साल की उनकी जर्नी होती है उसमें हेज अकाउंटिंग का एच भी नहीं होता। मैं तो खुद सी इंस्टीट्यूट के साथ कितने लंबे टाइम तक इन्वॉल्व रहा हूं, तो मुझे पता है एग्जैक्टली हाउ दे वर्क। कितने तो इंडिया में काउंसिल मेंबर्स हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं, एज सिंपल एज दैट। और कितने तो एक्स प्रेसिडेंट है सीए इंस्टीट्यूट के जो जिनका फोन नंबर मेरे पास है पर्सनली, और जो मुझे पर्सनली जानते हैं, मैं उनसे डील कर चुका हूं। ये मत पूछना कि वो कैसे हैं। अब उस पूरे 5 साल के करियर में उस सीए जो एक स्टूडेंट पास होता है, मेल और फीमेल, उनको हेज अकाउंटिंग का एच भी नहीं पता होता। लेकिन हेज अकाउंटिंग आया कहां से? हेज अकाउंटिंग बेसिकली आया एफएक्स से। आज आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट लें, चाहे वो फॉरवर्ड हो, ऑप्शंस हो, स्वैप्स हो, आईआरएस हो, ओआईएस हो, या फिर वो अलग एग्जॉटिक इंस्ट्रूमेंट्स हो, उसकी हेज अकाउंटिंग निकालनी पड़ती है, जिसकी गाइडेंस जो है वो 2 बड़ी बड़ी एस्टैब्लिशमेंट्स देती हैं, एफएएसबी फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एंड आईएसबी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। एक यूएस गैप देखती है, एक आईएफआरएस देखती है। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं और दोनों को हमें रिस्पेक्टफुली देखना चाहिए। ठीक है, आईएफआरएस इज लिटिल बिट बेटर देन यूएस गैप कई कई जगहों पे, और कई जगहों पे यूएस गैप इज बेटर देन आईएफआरएस। ये भी एक रियलिटी है। होता क्या है इवेंचुअली, टू बी ऑनेस्ट, ये बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस और हमारे बड़े बड़े और इंस्टीट्यूशन जैसे कि ये बेसल 3 और बेसल 4, ये अपनी अपनी गाइडेंस निकालते हैं। लेकिन ये सारी की सारी गाइडेंस सिर्फ किताबों में दबी रह जाती है, या तो लोग इनको अपनी अलमारियों में सजा देते हैं दिखाने के लिए कि ताकि कोई भी क्लाइंट आएगा वो देखेगा ओ बेसल 4, इसका मतलब इसको बेसल 4 आता होगा। चाहे किताब दिखाने के लिए रखी है। 99% किताबें लोगों ने सिर्फ सामने अलमारी में लगाई होती है कि ताकि एक माइंडसेट क्रिएट हो कि वो पढ़ता है। रियलिटी में जो पढ़ता है वो आदमी है जो उसकी नॉलेज पब्लिक डोमेन में शेयर करता है। क्योंकि जब आपने पढ़ा, जैसे कि आइंस्टाइन साहब ने क्या कहा,
You cannot say you understood by the time you cannot reflect the same in the simplistic words. आप ये नहीं कह सकते कि आपको समझ में आया जब तक आप उस चीज को सिंपलिस्टिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते. आई थिंक ये बात आने वाली 20 जनरेशन तक भी अमर रहेगी. अब ट्रेजरी कंसल्टिंग ने अब पहले मैं आपको बताता हूं. अब जो बंदा सीए इंस्टीट्यूट से या किसी भी इंस्टीट्यूट से सीए करता है उसको हेज अकाउंटिंग तो आता नहीं. अब मानो एक बंदा है जिसका नाम है रामलाल. ये एक हिपोथेटिकल एग्जांपल है, हो सकता क्योंकि रामलाल बहुत कॉमन वर्ड है. रामलाल एक किसी इंस्टीट्यूट से मेडिकल साइंस कर रहा है और पूरी उसकी स्टडीज में जो भी उनकी अलग अलग स्टडीज होती हैं, डिग्रीज या सर्टिफिकेशंस वगैरह होते हैं, उसमें उन्होंने ह्यूमन बॉडी को टच नहीं किया. ह्यूमन बॉडी कैसे होती है, अंदर से कैसे लगती है, क्या क्या इश्यूज होते हैं, फलाना वगैरह वगैरह वगैरह. और वो बंदे को फाइनल में डिग्री मिल गई. कैसे? ऐसे मैं बताता हूं. ऐसे पेपर दिया, पास, और वही आदमी आपका डॉक्टर. अब बोलो आपके साथ क्या क्या होगा. और ऐसे कई केसेस हैं वर्ल्ड वाइड. एक होता है जो सारा दिन लैब में रहता है. मैं बहुत छोटा था तो मुझे अच्छे से याद है, मैं अपनी 12th स्टैंडर्ड में था तो मैं अपनी लाइब्रेरी में गया था. तो वैसे तो जब मैं अपने स्कूल में था तो मैं 90% लाइब्रेरी में रहता था. क्लास में होता ही नहीं था सिवाय 2 लेक्चर्स के, मैथमेटिक्स और अकाउंटिंग. इन 2 लेक्चर्स को छोड़ के हर लेक्चर में मैं क्लास से बाहर, क्योंकि सोशल स्टडीज़ उसकी मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं, इंग्लिश उसके लिए कोई वैल्यू नहीं, और ये सीधे उल्टे सीधे इनके लिए मैथमेटिक्स और अकाउंटिंग ये 2 फाउंडेशंस हैं जो, या फिर इकोनॉमिक्स के लेक्चर में, या तीसरे जो हमारे द ग्रेट सर थे जो पढ़ाते थे. इन तीनों के अलावा मैं आधे पूरी क्लास में होता ही नहीं था. लेकिन प्रिंसिपल को ये पता था कि राहुल मगन लाइब्रेरी में होगा, आप उसको चेक कर सकते हो. मैं लाइब्रेरी में अलग अलग किताबें पढ़ता था. लाइब्रेरी की चाबी भी मेरे पास होती थी. मैं अलग अलग किताबें पढ़ता था. इतनी सारी किताबें होती थी, समय स्कूल की घंटी बज जाती थी, पता ही नहीं चलता था कि कब स्कूल ओवर भी हो गया. और कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैथ्स के लेक्चर ही निकल जाते थे, पता ही नहीं चलता था. मैडम, कभी कभी तो ऐसा होता था कि स्टूडेंट्स यूज टू कम कि लाइब्रेरी में कि राहुल मैथ्स का लेक्चर शुरू हो गया, आ तो जा कम से कम. मैंने अपनी लाइफ में कई ओलंपियाड भी जीते विदाउट एनी ट्यूशन. और मैं पहला कॉमर्स स्टूडेंट था अपने स्कूल की तरफ से. ऐसा माना जाता है कि साइंस स्टूडेंट ओलंपियाड हमेशा वॉन करते हैं क्योंकि उनकी सो कॉल्ड मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है. लेकिन मैं पहला कॉमर्स स्टूडेंट था जिसने ओलंपियाड विन किया था कॉमर्स बैकग्राउंड से. दैट इज जब पूरी कॉमर्स सेक्शन खाली मुंह लटका के खड़ी थी और मेरा नाम अनाउंस हुआ था कि आई वॉन द ओलंपियाड. मेरे को मैथ्स बहुत अच्छी लगती है और आज भी मैं डेटा इंटरप्रिटेशन पे काफी काम करता हूं. अब ये सारा जो हेज अकाउंटिंग है, जैसे इनका और ये सारा हेज अकाउंटिंग 4 लोगों के हाथ में, EY, KPMG, डिलॉयट और PwC. वायर कार्ड का ऑडिटर कौन था? दीवान हाउसिंग का ऑडिटर कौन था? यस बैंक ऑडिटर कौन था? लिस्ट तो लंबी. अब क्या होता है, ये अपने हिसाब से हेज अकाउंटिंग को घुमाते हैं. और मैंने कई बार आपको वीडियो बना के भी बताया है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड हेज अकाउंटिंग है. और ये मैं खुलेआम बोलता हूं क्योंकि ये एक ऐसा फ्रॉड है जहां पे रेगुलेटर को, पहले तो रेगुलेटर को कुछ आता नहीं है, ये भी रियलिटी है. दूसरा, अगर थोड़ा बहुत आता है तो रेगुलेटर को पता ही नहीं होता कि ये हेज अकाउंटिंग ये है क्या भाई साहब, ये निकालते कैसे हैं. P&L में या बैलेंस शीट की OCI में जो नंबर रिफ्लेक्ट होता है वही ही हेज अकाउंटिंग का माना जाता है. जब मैं अपने ट्रेजरी करियर में था तो हमारा ट्रेजरी ऑडिट होता था. तो मैं आपको सच्चाई बताऊं कि बिग 4 इंटर्नशिप चार्टेड अकाउंटेंट्स को हमारे पास लाते थे, उन्हें हम समझाते थे और वो हमारा ही ऑडिट करते थे.
इसे कहते हैं ऑडिट भाई साहब। जब ऑडिटर को समझाए और ऑडिटर आपको ऑडिट करे, ये होता है ऑडिट। आप में दम है, वॉइस रेज कर सको, मतलब ही नहीं। फीस भी ऑडिटर लेके जाएगा भाई साहब। रात को लेट भी आप रुकोगे, रात को अकेले घर भी आप जाओगे, सैलरी भी आपकी इंक्रीमेंट नहीं होगी, फीस मिलेगी ऑडिटर को। आपको मिलेगी? सवाल ही नहीं भाई साहब। सर्टिफिकेट भी ऑडिटर को मिलेगा। लेकिन हमारा सिस्टम क्या है? ओहो, बैलेंस शीट ऑडिटेड है। कैसे? ये पता नहीं, ये नहीं पता, ऑडिटेड है। हेज अकाउंटिंग इस दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंस में एक ऐसा इशू है जिसे अनफॉर्चुनेटली आईएएसबी और एफएएसबी ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके रिजॉल्व करने की कोशिश करी, लेकिन वो बेचारे क्या करें जब उस सरकारों के रेगुलेटर भी उनका साथ ना दे। क्या कर सकते हैं? जैसे कि हम इनकी बात करें, बीआईएस, जिनका ये गाइडेंस है। बीआईएस इज एन एडवाइजरी बॉडी। बीआईएस कभी किसी पे फाइन नहीं कर सकती। बीआईएस सिर्फ आपको एडवाइस कर सकती है कि आप ऐसे चले, आप नहीं चल रहे मत चलिए, दैट्स इट, दैट्स योर प्रॉब्लम। ट्रेजरी कंसल्टिंग 2016 में एक स्टार्टअप थी, 17 में, 18 में, 19 में, धीरे 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 करते करते हम यहाँ तक पहुँचे, मल्टीनेशनल कंपनी बने, सिंपलिस्टिक अप्रोच में रहते हैं। कोई ना रेडो की घड़ी, ना ये ना वो, ऐसा जैसा कोई नाटक नहीं है, क्योंकि रेडो की घड़ी पहनने वालों की तो रेडो भी बिक गई। अभी अभी भी रिसेंटली देखा ना, राइट? अभी एक और हो गया, अभी आ गया है न्यूज़, अभी आपने सुन लिया होगा। तो हम तो भैया रेडो की घड़ी पहनते नहीं है, कैश रिच कंपनी है। अब होता क्या है कि एज अकाउंटिंग में चार्टेड अकाउंटेंट्स 5 साल मेहनत करते हैं और उनको एज अकाउंटिंग का एज भी नहीं आता है तो गिने चुने लोगों को जो बिग 4 में बैठे हैं, और वो अपने हिसाब से पूरा एज अकाउंटिंग का सिस्टम घुमाते हैं। कोई मजाल है कोई बोल दे, मजाल है कोई रेगुलेटर बोल दे, मजाल है कोई हिंदी मीडिया या इंग्लिश मीडियम में कोई बोल दे, मजाल है कोई ये बोल दे कि हेज अकाउंटिंग कैसे कैलकुलेट हुई, मजाल है कोई बोल दे कि येस बैंक के अंदर जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव थे उसकी मार्क टू मार्केट कैसे कंप्यूट हुई, मजाल है कोई ये बोल दे कि टायर 2 बॉन्ड्स जो रेस किए जा रहे हैं उनकी वैल्यूएशन कैसे होगी, मजाल है कोई ये बोल दे कि म्यूचुअल फंड्स जो आपके लिक्विड म्यूचुअल फंड, लिक्विड प्लस म्यूचुअल फंड जिनका मार्क टू मार्केट कंप्यूट होता है वो कैसे कंप्यूट होता है। सवाल ही नहीं भाई साहब, ये बात नहीं है वो बोलोगे आप। और ये बात कोई बोल भी नहीं सकता क्योंकि उनको आता भी नहीं है। ये उससे बड़ी प्रॉब्लम है। बोले तो तब जब आता हो, लेकिन जब आता ही नहीं हो तो बोले कैसे? क्योंकि तब तो लोग बोलेंगे कि आप ही ने बोला था कि ये होता है तो अब निकालो। निकालना तो आता ही नहीं। अब मोटा भाई होता इसमें क्या है, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा स्टैंडर्ड एंड पुअर ने आईएचएस मार्केट की जो उनका प्लेटफॉर्म है बाय किया है। बहुत ही बड़ी डील है, आई थिंक 44 बिलियन प्लस की डील है, जिसका एक अलग अलग कैटेगराइजेशन है। अगर आप गूगल पे जाके देखेंगे तो आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आई थिंक ये आर्टिकल पढ़ने वाला भी है। ट्रेजरी कंसल्टिंग बैंक बनना चाहती है। अब आप अगर बड़े बैंकों को देखोगे, गोल्डमैन, जेपी मॉर्गन, स्टैंडर्ड चार्टेड, इनके पास अपने प्रॉप वैल्यूएशन इंजन्स हैं। मैं 99% कह सकता हूं कि आधे से ज़्यादा लोगों ने प्रॉप वैल्यूएशन इंजन पहली बार सुना होगा कि ये भी कुछ होता है। एक यूएस बैंक की बैलेंस शीट इंडियन बैंकिंग सिस्टम की बैलेंस शीट की कितनी टाइम्स है, कितनी टाइम्स है। लेकिन एक इंडियन बैंक का शेयर प्राइस सारे यूएस बैंक के शेयर प्राइस से ज्यादा है। फोकस, यूएस बैंक फोकस करते हैं रेवेन्यू पे, एफआईसीसी पे, नए नए डेरिवेटिव्स पे, मार्केट प्लेस पे। इंडियन बैंक्स फोकस करते हैं शेयर प्राइस पे। अब जहां फोकस करेंगे वही होगा ना। जैसे कि एक एक्स पर्सन सारा दिन जिम करे तो उसकी फिजिक बहुत अच्छी होगी, कॉमन सेंस। एक एक्स पर्सन सारा दिन पढ़ाई करे तो उसकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आप लोगों के फोकस का वो है, राइट? दैट इज हाउ यू फोकस। यूएस बैंक्स का जो बेसल 3 डिस्क्लोजर है वो इमैकुलेट है।
और जो उनका बेसल 4 डिस्क्लोजर भी आएगा बाय द वे, वो भी इमैकुलेट होगा, लेकिन तब तक कहानी में शिफ्ट हो चुका होगा क्योंकि ट्रेजरी कंसल्टिंग प्राइस टेकर से प्राइस मेकर बन चुकी होगी और इसको बनने में 1 साल से ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमने अपने हैच अकाउंटिंग की सॉफ्टवेयर की स्टार्ट कर दी है। ये सॉफ्टवेयर रॉयटर्स या ब्लूमबर्ग या जैसा भी होगा उससे इंटीग्रेट होगा और इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए तो इसे कौन बना रहा है? तो मेरे प्यारे EY, KPMG, डेलॉयट और PwC, जो आप लोग मेरी रोज लिंक्डइन प्रोफाइल देखते रहते हो, आप लोगों के डायरेक्टर्स मेरी रोज लिंक्डइन प्रोफाइल पढ़ते रहते हैं, आप सबके लिए एक शुभकामनाएं भरा लेटर, शुभकामनाएं भरी इंफॉर्मेशन है कि अगले 1 साल में फेस्ड मैनर में हम अपना सॉफ्टवेयर ऑन कर देंगे और ट्रेजरी कंसल्टिंग की नई डेस्टिनेशन शुरू होगी, सॉफ्टवेयर कंपनी। मार्च 2021 से हम अपने नाम के आगे सॉफ्टवेयर कंपनी भी लगाएंगे क्योंकि हमारा पहला सॉफ्टवेयर लॉन्च हो चुका होगा और ये मॉडल स्टार्ट होगी जो 2016 में हुई थी, जब ट्रेजरी कंसल्टिंग को कोई नहीं जानता था। धीरे 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 आज 2020 में गूगल पे ट्रेजरी लिख के जो पहला नाम आता है वो, और हम बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स की दुनिया में अपना पहला कदम रख चुके हैं। लेकिन मेरे को डर है, मैंने वेंचर कैपिटलिस्ट से तो अप्रूवल ली नहीं क्योंकि सारे यूनिकॉर्न्स तो वेंचर कैपिटलिस्ट अप्रूवल लेते हैं, वो तो मैंने ली नहीं। गड़बड़ हो गई ना, गलती हो गई, कोई बात नहीं, देखता हूं। इस हैच अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम प्लेन वनीला इंस्ट्रूमेंट्स, एक्सोटिक इंस्ट्रूमेंट्स, हाईली एक्सोटिक इंस्ट्रूमेंट धीरे धीरे फेज वाइज कवर करेंगे। हमारा टारगेट क्लियर है कि हम मार्च 2021 तक ये इंस्ट्रूमेंट्स कवर करेंगे, जून तक ये इंस्ट्रूमेंट्स कवर करेंगे, सितंबर तक ये इंस्ट्रूमेंट्स कवर करेंगे। ऐसे ऐसे हम धीरे धीरे जो है इंस्ट्रूमेंट्स कवर करते जाएंगे और दिसंबर 2021 तक ये पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो रेडी हो जाएगा, जो अवेलेबल फॉर यूज़ तो मार्च से ही हो जाएगा। लेट इट बी ऑनेस्ट। कमोडिटीज़ एक्सचेंज की स्टार्ट हो चुकी है आज से ही। हमारा कमोडिटीज़ का एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है जो टू बी ऑनेस्ट बहुत छोटा है क्योंकि हमने उस पर ज़्यादा कभी फोकस किया नहीं, लेकिन अब हम उसको प्रॉपर एक्सचेंज की मोड में लेके आ रहे हैं। और जस्ट टू लेट यू नो कि उसमें हम लोग नो एडिशंस ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें कि उसमें हम 9 पार्ट लॉन्च कर रहे हैं। प्रीशियस मेटल, बेस मेटल, सॉफ्ट कमोडिटीज, गैसेस, पेट्रोलियम डेस्क, कॉमेक्स डेस्क, कमोडिटीज ट्रेडिंग, मेराइन डेस्क, ग्लोबल कमोडिटीज इंडाइसेस। ट्रेडिंग करेंगे 2022 में, पहले ट्रेनिंग कर लेते हैं। इस कमोडिटी एक्सचेंज में एक न्यूज़ का सेक्शन है जो लाइव कर दिया गया है और इसकी अब हम डेली बेस पे इसमें लाइव अपने अपडेट्स दे दिया करेंगे और ये पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा। ये कमोडिटी एक्सचेंज का जो एक बेसिक सेटअप है ये अगले 72 to 96 आवर्स में लाइव हो जाएगा। इट मीन्स इवेंचुअली धीरे धीरे हम फरवरी के एंड तक इस कमोडिटी एक्सचेंज को एक लार्ज स्केल पे लॉन्च करेंगे। ये हमारा नया इनिशिएटिव है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इन ऑथर्स का जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बुकें लिखी। मैं थैंक यू करना चाहूँगा अमेज़ॉन का, जिनके कारण ये बुक्स वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, वरना इन बुक्स को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ता, ये बहुत मुश्किल होता है। सिंगापुर में भी ऐसे बहुत सारे बुक स्टोर्स हैं जहाँ पे ऐसी बुक्स नहीं मिलती, क्योंकि एक्चुअली इन बुक्स की जो डिमांड होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। हार्डली अगर आप इन बुक्स को ऑर्डर करेंगे तो आपके पास डिलीवर होने में 20-25 डेज लग जाते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड रेयर होती है। वैसे इनका सप्लायर भी सोचता होगा, ओ माय गॉड, इसको पता करो यार, ये बुक तो साल में एक बार ऑर्डर होती है, किसने करी है? एंड यू ऑलवेज फाइंड माय नेम इन दैट। मैं आपसे वादा करता हूं, जैसा कि वादा मैंने आपसे पहले भी किया था कि 2016 में हमने जब स्टार्टअप खोला, टफ जन रही थी, धीरे 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 हम आज यहां तक पहुंचे।
वेंचर कैपिटलिस्ट ना लेफ्ट में है ना राइट में है, ना आगे है ना पीछे है। और मैं आपसे ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि 2021 के मिड तक हम एक सॉफ्टवेयर सेक्टर में एंट्री कर जाएंगे। मैंने अपने टाइम में कई बार इन्फोसिस, विप्रो, HCL, TCS इनसे इंटरेक्ट किया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कई बार, बहुत बार इंटरेक्ट किया टू बी ऑनेस्ट। और इस इंटरेक्शन में काफ़ी चीज़ें खुल के भी सामने आई जो कि हमारे लिए अब बेनिफिशियल होंगी। दैट इज जो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि मार्च 2021 में हम एक मे बी स्मॉल साइज, डजेंट मैटर, स्मॉल साइज सॉफ्टवेयर कंपनी होंगे। दैट इज ऐप ऑलरेडी है एंड्रॉयड की, एप्पल की ऐप आ रही है, समय के कारण वो थोड़ी सी डिले हो गई है। एप्पल की ऐप आ रही है, सॉफ्टवेयर आ रहा है, हैज अकाउंटिंग का, कमोडिटी एक्सचेंज बननी शुरू हो गई है, फिक्स्ड इनकम प्लेटफॉर्म ऑलरेडी से है, रिसर्च डेस्क ऑलरेडी काम कर रहा है, वीडियो ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, रिसर्च रिपोर्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इन बुक्स की और इन नॉलेज की हेल्प से, रॉयटर्स की हेल्प से हम आगे वाले सेक्शंस को भी कवर करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल स्ट्रेट और सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। 2025 से पहले ट्रेजरी कंसल्टिंग किसी भी बिग फोर से, समझ गया ना, वहाँ पे होगी। बाकी घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने की कोई जरूरत नहीं होती। अभी कमोडिटी एक्सचेंज आ रही है, राइट? और इस दुनिया में कमोडिटी एक्सचेंज सिर्फ 10 या 12 ही हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज, लंदन कमोडिटी एक्सचेंज, LME, लंदन मेटल एक्सचेंज, CME, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज, टोक्यो कमोडिटी एक्सचेंज, शंघाई कमोडिटी एक्सचेंज, दालियान कमोडिटी एक्सचेंज, सिंगापुर कमोडिटी एक्सचेंज, ऐसे करते करते 10 से 12 ही हैं। तो जो 10 से 12 है वो एक और ऐड हो ही सकती है, आई होप सो। आपको पता है ना, आज की यंग जनरेशन को स्टेटस को फॉलो करना है, चैलेंज नहीं करना है। हाउ डेयर यू कैन चैलेंज द स्टेटस को। हमारे लिए एक चीज क्लियर है, हमें स्टेटस को फॉलो करना है, चैलेंज नहीं करना। लेकिन पीछे देख रहे हो, उन्होंने मुझे ये सिखाया है कि स्टेटस को करना है और अपना अलग रास्ता बनाना है, ये उन्होंने सिखाया। और बाय द वे मैं उनकी सिखाई हुई बातों पे चलता हूं। दिस इज Rahul from Treasury Consulting. Today is a great day for us. It's a beginning of our software destination. I know the journey ahead is tough, testing times ahead, the way we started in 2016. But with the help of experience, with the help of platforms, with the help of the great knowledge, with the help of Amazon, with the knowledge, the experience I worked in the banking, Treasury Consulting is going to set as a software company. And our consultancy and everything would continue. And by the way, we know how to challenge the status quo very well. Have a great time. This is Rahul from Treasury Consulting. Any questions, you can definitely WhatsApp at 9818485155. Have a great time. Talk soon.